हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ क्विक रिवीजन पॉइंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो हमेशा की तरह मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं उनका क्या आप यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ नहीं कर सकते। तो जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं, सबसे पहले वार्निंग है आपके लिए कि नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल रिविजन्स। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार कम से कम जो लेक्चर्स हैं और पीडीएफ हैं इनको 3 बार करो। मतलब कि जो बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसको 3 बार लेक्चर्स देखने चाहिए और उसको 3 बार पीडीएफ देखनी चाहिए। कई बार ये होता है कि बच्चे कहीं और से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद कोर्स के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप लेक्चर्स को 1 बार देखकर पीडीएफ को 3 बार कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट लेक्चर्स को 2 बार तो देखो। ठीक है, क्लियर है। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैं इन चीज़ों को 3 बार ना करके क्यूआरपीज को और कर लूँ 3-4 बार। नहीं, क्यूआरपीज इस काम के लिए नहीं बने हैं कि आप कोर्स को रिवाइज ना करें, सिर्फ क्यूआरपी रिवाइज करें। क्यूआरपी बने हैं कि जब आप कोर्स को देख रहे हैं तो आप अपने नोट्स बनाओगे, आपको बनाने चाहिए। फिर उसके बाद जब आप क्यूआरपीज को देखोगे तो अपने नोट्स को रीडिज़ाइन कर सकते हो, आप थोड़ी सी और चीज़ें ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी चीज़ों को सही जगह पर लिख सकते हो। उससे अगर आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे नोट्स को रीडिज़ाइन करना चाहिए, और एग्ज़ाम के पास आप कंसेप्ट्स को टच कर सकते हो। वैसे तो आप नोट्स बनाओगे, एग्ज़ाम के पास आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। फिर भी आपको लगे कि यार एक बार मेरे को आपको मेरे साथ एक बार करना है कंसेप्ट सारे उस टॉपिक के, तो आप एग्ज़ाम के पास ये काम कर सकते हो। थोड़े से फास्ट वे में सारे कंसेप्ट्स को मेरे साथ टच कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 काम हैं क्यूआरपीस के। ठीक है, और मैं ये सोचकर इनको रिकॉर्ड करता हूँ कि आपने इससे पहले कोर्स जो है उसके कंसेप्ट लेक्चर देख लिए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रख के मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, तो उसी हिसाब से मैं इस वीडियो की पेस को रखूंगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के पास मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट देने के लिए ये चीज़ बनाई गई है, और ये यूनिक है जो आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलती है और कहीं मिलती भी नहीं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी क्या है, हमने पढ़ा। तो सांख्यिकी है द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना। कलेक्ट करने में भी कई बार बहुत सारे एफर्ट्स या बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत है, एक साइंस की ज़रूरत है कि इतने सारे डाटा को कलेक्ट कैसे करें, कैसे इनको ऑर्डर में रखें, फिर उसके बाद इनको एनालाइज कैसे करें। मान लो देश में ही आपको ये देखा होगा कि इतने लोग इंडिया में जवान हैं, इतने परसेंट लोग इतनी एज से इतनी एज के हैं, इतने परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। तो कैसे होता है वो इतना सारा डाटा? तो वो स्टेटिस्टिक्स की साइंस के तहत वो कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अंदर 2 तरह के डाटा होते हैं। एक तो अनग्रुप्ड डाटा, अवर्गीकृत आंकड़े, और एक ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा में भी 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, वो हम आगे करेंगे। तो अनग्रुप्ड डाटा के अंदर हमें चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। अनग्रुप्ड डाटा क्या है? ये इसको अनग्रुप्ड क्यों बोल रहे हो सर? अनग्रुप्ड का ये मतलब है कि ग्रुप्ड डाटा ये होता है, तो फिर अनग्रुप्ड समझ में आएगा कि 20 साल की उम्र के 15 लड़के हैं, 30 साल की उम्र के 7 लड़के हैं, 40 साल की उम्र के 6 लड़के हैं। अगर मान लो मेरे पास ये एक डाटा है, तो 20 साल की उम्र वालों का एक ग्रुप हो गया ना, 15 लड़के। 30 साल की उम्र वालों का एक ग्रुप हो गया ना, 40 साल की उम्र वालों का एक ग्रुप हो गया ना। यानी कि जिनकी सेम एज है उनका मैंने एक ग्रुप बना दिया, जिनकी सेम एज है उनका एक ग्रुप बना दिया। तो यहाँ पर अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो ऐसे करेंगे कि 25 नंबर जो है वो 3 बार आ गया है, 9 नंबर जो है वो सिर्फ 1 बार आ गया है, ऐसे। तो ये है ग्रुप डाटा, ये है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप्ड डाटा के अंदर हमें ये सारी चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, हम पहले कर चुके हैं। तो एक बार जल्दी से इन चीज़ों को मैं निकाल कर नहीं दिखाऊंगा सारियों को, एक बार जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में फ्रेश हो जाएंगी। मीन का सिंपल मतलब होता है, मीन का, माध्य का, एवरेज, औसत। तो आप क्या करोगे, आप सम ऑफ वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, सिंपल, जैसे हम एवरेज निकालते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर इनका सम मुझे याद है 252 है, और ये टोटल 9 है मेरे ख्याल, 3 3 6 3 9।
तो 9 दूनी 18, 7 9 8 72, इनका मीन हो जाएगा 28। ये मुझे याद ही है, ठीक है। माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है, मीन होता है एवरेज, वैल्यू की एवरेज। ये होती है पोजिशनल एवरेज। सर पोजिशनल एवरेज का क्या मतलब होता है कि अगर हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें तो बीच में कौन सा नंबर आएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। जनरली असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा 9, फिर उसके बाद 9 से जस्ट बड़ा 13, फिर उसके बाद 2 बार यहाँ पर 14 है, उसके बाद 14 से बड़ा कुछ है, यहाँ पर है, कहाँ है भैया, 25 है 3 बार, ठीक है। उसके बाद एक बार 47 है और एक बार 80 है। क्या ये 9 हो गए, 3 3 6 3 9, ठीक है। तो अगर 9 चीज़ें हमारे सामने, अगर हमारे सामने n चीज़ें होती हैं तो मीडियन हमेशा n+1/2th पोजीशन पर होती है। तो यहाँ पर 9 है अपने पास वैल्यू, तो 9+1/2 यानी कि 10/2, यानी कि 5th पोजीशन पर जो भी नंबर होगा वो मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 5 ये वाला नंबर जो है दिस इज मीडियन। अगर हमारे पास 10 डाटा हो, अगर 10 हो, अगर n की वैल्यू 10 हो, तो 10+1/2 यानी कि ये पोजीशन है इतनी, th लगाना पड़ेगा, 5.5th पोजीशन पर मीडियन होएगी। यानी कि 5.5th पोजीशन क्या है, 5th पर जो नंबर है और 6th पर जो नंबर है उनकी एवरेज हम लेंगे, वो मीडियन हो। क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट मोड, मोड वो वाली वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम्स आई है, जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू आई है, जो कि यहाँ पर है 25, 3 बार आया हुआ है, तो 25 मोड हो जाएगा। बहुलक तो बहुत बार आता है, ठीक। फिर मोड हो सकता है 3 बार 25 आए किसी डाटा के अंदर और 3 बार 14 आए, तो 2 मोड हो जाएंगे, एक 25 एक 14, यानी कि मल्टीपल मोड्स हो सकते हैं, 2 मोड भी हो सकते हैं, 3 मोड भी हो सकते हैं। और हो सकता है सारा डाटा ही एक एक बार आए, या फिर सारा डाटा ही दो बार आए, यानी कि बराबर बार आए, तो एक भी मोड नहीं होगा उस डाटा में, एक भी मोड नहीं होगा। तो मोड कितने भी हो सकते हैं कि भाई एक भी मोड ना हो, एक मोड हो, 2 मोड हो, 3 मोड हो, 4 मोड हो, कितने भी मोड, ठीक। नेक्स्ट इज रेंज प्रीशर। तो रेंज है कि भैया हमारा डाटा कम से कम कितनी वैल्यू है और मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, उसको रेंज बोलते हैं। कि कितनी रेंज में हमारा डाटा फैला हुआ है, तो इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अपने पास है 80, मिनिमम वैल्यू है 9, मैक्सिमम 80 मिनिमम 9, तो 71 हमारी रेंज हो, ठीक। एक बार एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर इसमें मैक्सिमम माइनस मिनिमम +1 क्यों नहीं करेंगे, तो ये सिंपली फॉर्मूला है। रेंज का मतलब, रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ये जस्ट फॉर्मूला है। स्टैटिस्टिक्स जो है उसके अंदर ये फॉर्मूला बनाया है कि इस चीज को हम रेंज बोलेंगे, तो सिंपल है। मैक्सिमम और मिनिमम के डिफरेंस को रेंज बोलते हैं, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो भाई यहां तक खुशी खुशी सब कुछ आ जाता है। उसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है, मैंने आपको रटना भी बताया है ना, फिर भी चलो दोबारा से सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट है मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन, डेविएशन होता है कि कोई चीज़ एक चीज़ से कितनी डेविएट कर रही है, कितनी चेंज हो रही है। अपने पाथ से आप डेविएट कर जाते हो, पढ़ाई नहीं करते, रूटीन को तोड़ लेते हो, फिर वापस से पाथ के ऊपर आते हो, कितनी डेविएट। तो जो डेविएशन है कि भैया कितना बदलाव है, उसकी एवरेज, यानी कि एवरेज डेविएशन। तो पहले तो डेविएशंस निकालनी पड़ेंगी। तो जो डेविएशन है ये हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, अगले पेज पर ऑलरेडी निकाला हुआ है, आपको समझाता हूं, देखो। मीन डेविएशन, इस मीन को इस मीन से मत कंफ्यूज करना, एवरेज डेविएशन यहां पर ऐसे सोचो कि जो भी डेविएशन है उनकी एवरेज, ठीक है। अब डेविएशन, मान लो मैं आपको बोलूं ये रेल की पटरी है, तो रेल जो है यहां से ऐसे भाग गई, तो इसका मतलब रेल डेविएट हो गई ना। तो कोई चीज़ डेविएट हो गई, इसका मतलब उसका कोई पाथ होगा, उस पाथ से अलग हो गई। तो डेविएशन किसी न किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में देखनी पड़ेगी भाई, किस चीज़ के रिस्पेक्ट में। तो एक तो होता है हम डेविएशन देखें अबाउट मीन। अपना मीन क्या था यहाँ पर, अपना मीन था यहाँ पर 28,
तो मीन से ये डाटा कितना डेविएट हो रहा है, मीन से कितना डेविएट हो रहा है। तो मीन से डिफरेंस देखूंगा, यानी कि डेविएशन देखूंगा। प्लस माइनस कंसिडर नहीं करना, सिर्फ डेविएशन देखनी है। बड़ा हो या छोटा, सिर्फ देखो कितना दूर है। 28 से 3 कम है, 19 कम है, 14 कम है, 52 ज़्यादा है, 28 से हर एक डाटा। तो मैंने सारी डेविएशंस निकाल लिए। तो ये डेविएशंस आपने किस चीज़ के कंपैरिजन में निकाली? मीन के कंपैरिजन में। तो डेविएशंस विद रिस्पेक्ट टू मीन, हिंदी में बोलते हैं कि माध्य के सापेक्ष में विचलन निकाला, माध्य के सापेक्ष में। तो ये जितनी भी डेविएशंस हैं मुझे इनकी एवरेज निकालनी है, तभी तो मैं बोल पाऊंगा एवरेज डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन। मीन से जो डेविएशंस हैं उनकी मैंने एवरेज निकाली। तो सम ऑफ डेविएशंस अबाउट मीन बटे में नंबर ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज तो है 9, तो डेविएशंस का सम किया तो 128 आया बटे में। नेक्स्ट जो डेविएशन है, एग्जामिनर आपको रैंडमली ये भी बोल सकता है कि व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ दिस डाटा अबाउट 32। वो ये बोल रहा है ना तो मुझे मीन के अबाउट डेविएशन देखनी, मुझे माध्य के सापेक्ष में नहीं देखनी, ना ही मुझे मीडियन के सापेक्ष में देखनी, मुझे तो 32 के सापेक्ष में देखनी है, 32 के अबाउट देखनी है डेविएशन। तो आप क्या करोगे? 32 से इनका कितना डिफरेंस है, सम उन सब का बटे में 9। तो समझ में आ गई? इसके कंसेप्ट को सीखना जरूरी है, समझ गए? नहीं तो बच्चे बोलेंगे अरे नया आ गया एग्जाम में। नहीं आता नया कुछ भी, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं नया आ ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। जहां से एग्जामिनर पूछ रहा वो सारा है मेरे पास, सब कुछ जहां से वो पूछ रहा है वो भी वहीं से क्वेश्चन बना रहा है, मैं भी वहीं से पढ़ा रहा हूं, कैसे आ जाएगा नया? ठीक है, बस आपको शांति से जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना है, उसको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं डेविएशन निकाल रहा हूं अबाउट मीडियन। तो मीडियन तो इस डाटा की 25 थी, पीछे देखते हैं कितनी थी, माध्यिका निकाली थी 25। तो 25 के रिस्पेक्ट में कितनी डेविएशन है? 25 से 0 के डिफरेंस पर है, 25 माइनस 25 0 का डिफरेंस है, 25 माइनस 9 16, 25 माइनस 14 11, 25 और 80 में 55 का डिफरेंस है, एंड सो ऑन। तो दीज आर डेविएशंस अबाउट मीडियन, माध्यिका के सापेक्ष में ये विचलन है। अब इनकी एवरेज निकाल लेंगे। 127 इनका सम है बटे में 9, तो ये आ गई मीन डेविएशंस अबाउट मीडियन। क्लियर है भाई? रिवीजन बढ़िया? तो यहाँ तक भी बढ़िया है। ये जो वर्ड है ये खुद को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि मैं क्या हूँ, मैं मीन डेविएशन हूँ। इसके रिस्पेक्ट में एग्जामिनर पूछेगा, कई बार एग्जामिनर सीधा ऐसे बताएगा फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ दिस डाटा। तो सर फिर सिर्फ मीन के अबाउट बतानी है बाय डिफॉल्ट। अगर उसने आपको आगे से बताया नहीं कि मीन के रिस्पेक्ट में बताओ या मीडियन के रिस्पेक्ट में, तो बाय डिफॉल्ट मीन के रिस्पेक्ट। ठीक, ओके जी। नेक्स्ट, अब इनका जो फॉर्मूला है वो आपको रटना पड़ेगा। ठीक, ये 9वां जो है ये मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में नहीं कराया, ये मैं आपको यहाँ पर एक बोनस दे दे रहा हूँ। क्लियर है भाई? तो नेक्स्ट इज वेरियांस। तो वेरियांस में क्या करना है, यहाँ से फॉर्मूले रटने स्टार्ट होंगे। तो जहाँ तक आप आ चुके हो उससे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे जी। इससे अगली स्टेप में वेरिएंस निकलेगा, इससे अगली स्टेप में स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगी, इससे अगली स्टेप में ये, यानी कि ये निकालने के लिए आपको ये निकालने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो सबसे पहले जो निकल सकता है वो मैंने सबसे पहले लिख दिया। तो सबसे पहले निकल सकता है विचरण, वेरिएंस। इसके अंदर एक ही वर्ड है, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन 2 वर्ड हैं, मानक विचलन 2 वर्ड हैं, इससे नीचे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 3 वर्ड हैं, विचलन का गुणांक 3 वर्ड है। कैसे आप याद रख सकते हो वो मैंने बताया। तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, जो इससे ऊपर वाला मामला है उससे एक स्टेप आगे है। जो आपने मीन डेविएशन निकाली थी, ये मीन डेविएशन निकाली थी, आपने सीधी सीधी इनकी एवरेज निकाल दी। हाँ जी सर, अभी आपने क्या करना है, वेरिएंस निकालना है, इनका स्क्वायर करके एवरेज निकाल दो। सीधी सीधी एवरेज निकाली, निकल गई मीन डेविएशन। तो वही चीज मैंने लिखी है, 3 19 14 52, 3 19 14 52, 3 19 14 52। ठीक है, अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो ये सारी वैल्यूज हैं, ये सारा डाटा है, ये मैंने डेविएशंस लिखी हैं किससे, मीन से, माध्य से डेविएशंस लिखी हैं। डायरेक्ट एवरेज निकालने के लिए, डायरेक्ट एवरेज निकालने की बजाय अगर मैं स्क्वायर करके इनकी एवरेज निकाल दूंगा तो वो आ जाएगा वेरिएंस। वो क्या आ जाएगा, वेरिएंस, विचरण। हिंदी में इसको ऐसे भी लिख सकते हो।
क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ो, वेरिएंस निकाल दिया, वेरिएंस के आगे क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, पहले आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा और उसके बाद अंडर रूट लगा दोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। इसको याद करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि v के नीचे v, ये v है ना, तो जो v है ये v के नीचे ही आएगा। हिंदी में ये जो v है इसके नीचे v आएगा, v के नीचे v आएगा। क्यों, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऐसे कर देते हैं अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। जो स्क्वायर रूट से जो v बन रहा है उसके नीचे v ही आएगा। तो सिंपली आपने वेरिएंस निकालना है, उसका स्क्वायर रूट कर दोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन आ जाएगा। अब इससे अगली जो चीज़ निकालनी है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो इसके लिए हमें ये होना चाहिए अपने पास एच डी। तो यही है ना, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए तीनों चीज़ों को मैं लिखता हूँ, ये दिख रहा है, दिख ही रहा है। सबसे पहले निकलेगा वेरिएंस, ठीक है, इससे ऊपर मीन डेविएशन था, वहां पर स्क्वायर नहीं कर रहे थे, इसमें स्क्वायर करके एवरेज निकाल ली। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें वेरिएंस का होना जरूरी है, उसी को तो अंडर रूट के नीचे लिखेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का होना जरूरी है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, एसडीएम। याद रखने के लिए आपको एसडीएम याद रखना, आपके डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम होएगा ना, तो एसडी बटे में एम, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में मीन, ये क्या है, मीन है ये, ठीक है। कई बार वो फ्रैक्शन में पूछ लेता है, मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 निकली, मीन 5 निकला, तो 2/5 भी उत्तर में हो सकता है या फिर 40% भी उत्तर में हो सकता है। कई बार वो परसेंटेज में पूछ लेता है, ठीक है। क्लियर है भाई, रिवाइज हो रही हैं सारी चीज़ें। तो ये था अनग्रुप्ड डाटा अब तक। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा दो तरह का होता है, ग्रुप्ड डाटा विदाउट क्लास इंटरवल। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखो इस डाटा को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। 61 सेंटीमीटर की हाइट वाले 5 प्लांट है, तो ग्रुप तो है ना, ये एक ग्रुप 5 प्लांट है। 64 सेंटीमीटर की हाइट वाले 18 प्लांट है। 67 सेंटीमीटर की हाइट वाले 42 प्लांट है। अदरवाइज अगर इसको मैं अनग्रुप्ड लिखता तो मैं कैसे लिखता पता है, 61 सेंटीमीटर की हाइट वाले प्लांट लिखता है ऐसे अलग अलग, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 64 सेंटीमीटर की हाइट वाले प्लांट लिखता मैं 18, और ऐसे करके लिखता। ये अनग्रुप्ड डाटा है, वो ग्रुप डाटा है। सेम डाटा को आप ग्रुप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अनग्रुप्ड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा डाटा है, अनग्रुप्ड से काम चल जाता है। बड़े लेवल का डाटा है, पूरे देश का, पूरे राज्य का, ग्रुपिंग करनी पड़ती है, और इससे भी एक स्टेप आगे जाना पड़ता है। यह है विदाउट क्लास इंटरवल, यानी कि एग्जैक्टली 61 सेंटीमीटर वाले इतने पेड़ हैं, एग्जैक्टली 64 सेंटीमीटर वाले इतने पेड़ हैं, एग्जैक्टली 67 सेंटीमीटर हाइट वाले इतने पेड़ हैं। अब अगर मैं इनकी ग्रुपिंग करूँ ऐसे क्लास इंटरवल के फॉर्म में, ग्रुप्ड डाटा विद क्लास इंटरवल की, इसको पढ़ते हैं एक बार, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाइट क्लास, ठीक है, कि 100 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर हाइट वाले 11 बच्चे। देखो पिछले वाले डाटा में क्या था, एग्जैक्टली 61 हाइट वाले 5 पेड़ हैं, यहां पर 100 से 105 हाइट वाले 11 हैं, 105 से 110 हाइट वाले 14। एक इंटरवल दे दिया, इतने से इतनी रेंज के बीच में इतने बच्चे आ रहे हैं, इतने से इतनी रेंज के बीच में इतने बच्चे। जब डाटा और भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे करते हैं क्लास इंटरवल। दिस इज ग्रुप्ड डाटा विद क्लास इंटरवल। इसमें सारी चीज़ें कैसे निकालनी है वो ही बताऊंगा, इसमें सारी चीज़ें कैसे निकाल। और जब मैं चीज़ों को एक स्ट्रक्चर में रखता हूँ तो आपके लिए याद रखनी ईजी होती है, आपके लिए समझनी ईजी होती है, सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाता है, लॉन्ग टर्म तक दिमाग में रखनी ईजी हो जाती है। तो करें फिर, चलिए। तो हमें 3 चीज़ें देखनी है दोस्त, मीन, मीडियन और मोड। इसके अलावा और चीज़ें नहीं देखनी है, जो वेरिएशन थी, स्टैंडर्ड डेविएशन थी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मैं पीछे एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर मैं बोल रहा था बोनस में एक चीज़ बताऊंगा, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज ना, हाँ चलो ध्यान आ गया। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज क्या होती है, रेंज होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है मैक्सिमम
माइनस मिनिमम बटे में मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर इस डाटा का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम 71 था मेरे ख्याल, है ना, 71, और 80 + 9 89। हो सकता है वो इसको एज इट इज फ्रैक्शन में दे दे या फिर गुणा 100 करके परसेंटेज में दे दे, जिस हिसाब से ऑप्शन गिवन होंगे आप वैसे बता। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये एक बोनस मैंने आपको दे दिया है यहाँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही चीज़ें ग्रुप्ड डाटा के अंदर सिर्फ यही चीज़ें पूछी जाएंगी, इससे बाहर चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। तो ये तीनों मैं आपको निकालना बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, मीन कैसे निकालोगे, मीन होता है सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो सम कैसे निकालोगे, आप निकालोगे, मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि 61 हाइट वाले 5 बच्चे हैं, तो 61 × 5, 64 × 18, 67 × 42, 70 × 27, 73 × 8, जो भी आएगा उन सब का सम करेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। अब टोटल पेड़ कितने हैं वो कैसे निकालोगे, ऐसे कर लिया करो। वैसे तो ये टोटल पेड़ गिनेंगे हम, 5 और 18 23, इन दोनों को जोड़ लिया, फिर इन दोनों को जोड़ लो, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आपको पता ही है, पहले मैंने आपको बताई है कंसेप्ट लेक्चर में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 80 और 12 92 और 800। ठीक है, ऊपर हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ वैल्यूज, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। एक्चुअल में ऐसे नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 70 × 27, 73 × 8 बटे में 100। एक्चुअल में हम क्या करेंगे, जो एवरेज टॉपिक आपने किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप ये करोगे, किसी भी एक वैल्यू को जो बीच में पड़ती है, लगभग बीच में, यहाँ पर 67 देखो, 1 2 3 4 5 5 है, ये एग्जैक्टली बीच में पड़ रहा है। अगर 6 डाटे होते तो भी किसी एक को ले लेता, किसी भी एक को एवरेज मान लो, किसी भी एक को। 67 मैंने मान लिया एवरेज, अज्यूम कर ली मैंने। कुछ डाटा इससे कम होगा, कुछ ज़्यादा होगा। तो ये देखो, ये 67 से 6 कम है, ये 3 कम है, ये 67 से 3 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा भाई, 6 ज़्यादा है। तो अब आप ऐसे देखोगे कि -6 वाले 5 पेड़ हैं, +6 वाले 8 पेड़ हैं। तो -6 वाले जो 5 हैं उससे +6 वाले 5 कट जाएंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं, तो +6 वाले 3 बच गए, तो 18 एक्स्ट्रा हो गया। अब तक कितना एक्स्ट्रा हो गया, 18। ऐसे ही -3 वाले 18 पेड़ हैं, +3 वाले 27 पेड़ हैं, तो नीचे कितने एक्स्ट्रा हैं 18 के कंपैरिजन में, 9 ज़्यादा हैं, +3 वाले 9 ज़्यादा हैं, तो +27 हो गया। ये कितना हो गया भाई, 30 और 15 45, 45 एक्स्ट्रा आ गया। 67, अगर मैं सबके पास 67 दे दूं तो उसके बाद जो बचा खुचा है वो मैंने सब में बांटा, तो 45 एक्स्ट्रा आ गया। टोटल कितने में बटेगा, 100 में, तो यानी कि 0.45, तो 67.45 दिस विल बी मीन। ठीक, क्लियर है ब्रदर एंड सिस्टर एंड फ्रेंड। मीडियन कैसे निकालेंगे, याद है, हमारे एक टीचर थे मैथ्स के, बहुत ही बढ़िया, बोलते थे डू यू रिमेंबर, रिमेंबर की जगह डू यू रिमेंबर कैसे निकालना है। ठीक है जी, देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन होती है पोजिशनल एवरेज। अगर एक लाइन में सारे डाटा को खड़ा करेंगे तो सबसे बीच में कौन सा डाटा आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए डाटा कितना है, 100 है भैया, 5 प्लांट तो ये हैं, 61 61 61 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 5 बार है, उसके बाद 64 64 64, ये कितनी बार है, ये 18 बार है। ठीक है, अगर सारे पेड़ों को ऐसे खड़ा करेंगे तो बीच में कौन सा पेड़ आएगा, तो उसके लिए पहले तो टोटल नंबर ऑफ पेड़ पता होने चाहिए, 100 हैं, तो 100 देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 100/2 50, 50वें और 51वें किया, या आप इसको ऐसे करके कर लो, 100 + 1/2 50.5 आ जाएगा, यानी कि 50 और 51वें एवरेज। अदरवाइज जब इवन नंबर दिख रहा है जो डायरेक्टली डिवाइड हो जा रहा है,
तो 2 से डिवाइड करो 50, 50वें और 51वें की एवरेज, ये राइट वे है। ठीक है, ये फास्ट वे है। तो 50वें नंबर पर कौन सा पेड़ आएगा हमें कैसे पता चलेगा, 51वें पर कौन सा पेड़ आएगा। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, ये संचयी आवर्ती, इसका मतलब होता है कि अब तक कितने पेड़ हो गए, 61 सेंटीमीटर तक 5 पेड़ हैं। 61 सेंटीमीटर तक 5 पेड़ हैं। 64 सेंटीमीटर तक 5 तो 61 वाले, 18 ये 23 पेड़ हैं। और 67 सेंटीमीटर तक 65 पेड़ हैं, 65। तो मेरे भाई 23 पेड़ हो चुके थे, इसके बाद हाइट स्टार्ट हो रही है 67 वाली, और ये जा रही है कहाँ तक, 65th तक। तो 50वां और 51वां पेड़ यहीं पर आ गए होंगे। आप बोलोगे जी हाँ यहीं पर आ गए, तो दोनों की हाइट 67 है, तो उनकी एवरेज भी 67 होगी। तो मीडियन क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी 67। क्लियर है, समझ में आ गई बात। रिवीजन हो रहा है तो क्लास की तरह नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये कंसेप्ट लेक्चर ही बन जाएगा। नेक्स्ट मोड, ये सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज आई, 61 सेंटीमीटर हाइट आई 5 बार, 64 सेंटीमीटर आई 18 बार, 67 सेंटीमीटर हाइट आई 42 बार। तो 42 मत मार देना दोस्त, 42 बार कोई डाटा आया है, कौन सा डाटा आया है वो होता है मोड। ये सबसे ज्यादा बार 67 सेंटीमीटर आया है, तो 67। क्लियर है। तो ये है ग्रुप्ड डाटा विदाउट क्लास इंटरवल की पूरी समरी। ओके, ये एग्जाम के पास आप रिवाइज करोगे, तुरंत ही आप रिवाइज कर लोगे, अच्छे से पढ़ रहे हो तो। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रुप्ड डाटा विद क्लास इंटरवल, इसके अंदर मैं आपको तीनों चीज़ें बताऊंगा, मीन मीडियन मोड। तो अगर तीनों चीज़ें बताऊंगा तो बिरादर एक और पेज ले लूं, और पेज ले लेता हूं। देखो मीन मीडियन मोड, ये तीनों चीज़ें बताऊंगा। इससे पहले आपको इसमें आपसे 3 चीज़ें पूछता है, मीन, मीडियन और मोड। ग्रुप्ड डाटा विद क्लास इंटरवल, इसमें आपसे एक तो ये 3 चीज़ें पूछेगा कि मीन बता दो, मीडियन बता दो और मोड बता दो। ठीक है, और मीडियन निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ती है मीडियन क्लास। तो आपसे ये भी पूछ लेता है कई बार सिर्फ कि मीडियन क्लास बता दो। और मोड निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ती है मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग, माध्यिका वर्ग। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। तो कुल मिलाकर पूछनी उसको 3 ही चीज़ें, बट ये निकालने के लिए ये निकालनी होती है। कई बार यही पूछ लेता है सिर्फ, कई बार सिर्फ यही पूछ लेता है। ये 5 ही चीज़ें पूछेगा इसके। ठीक, तो अभी कर दे अपनी जर्नी स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना शुरू करता हूँ मीन। मीन तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही है, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। बहुत सिंपल, कैसे देखो। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि 100 से 105 वाले 11 बच्चे हैं, 105 से 110 हाइट वाले 14 बच्चे हैं। तो हो सकता है 11 में से 10 बच्चों की हाइट 100 हो और एक बच्चे की हाइट 102 हो। मैंने आपको क्या बताया भैया, एक क्लास इंटरवल है, एग्जैक्ट मीन नहीं निकलता। पूरे देश का डाटा अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ा मोटा एरर तो आएगा ही। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच में 102.5, इन दोनों की एवरेज 100 और 105 के बीच में क्या आएगा कि हर एक बच्चे की हाइट 102.5 मान लिया। क्लियर है, ये एरर डाटा में आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा एग्जाम में आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें एरर आएगा, वो एग्जाम में ऐसे ही मान के वो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। यहां पर आएगा 107.5। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इन दोनों के बीच में 5 का फर्क है, इन दोनों के बीच में 5 का फर्क है, हमेशा सेम फर्क होएगा। ये है, सेम फर्क ना हो तो अपने सिलेबस में नहीं है क्वेश्चन। तो 102.5 में 5 जुड़ेगा, फिर इसमें 5 जुड़ेगा, ऐसे इसमें 5 जुड़ेगा। आपने क्या करना है, लगभग बीच में जो लग रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो तीसरे या चौथे किसी को भी ले लो, तीसरे या चौथे किसी को भी ले लो, और आप ये मान लो कि 112.5 हाइट सबकी है, आपने अज्यूम कर ली 112.5।
इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा या कम होगा वो मैं घटा या जोड़ लूंगा, जोड़ या घटा लूंगा, ठीक है, देख लूंगा। अब बिकॉज 5 का फर्क था तो अगली वाली क्लास 5 ज़्यादा होएगी इससे, अगली वाली 10 ज़्यादा होएगी, अगली वाली 15 ज़्यादा होएगी, इससे पहले वाली 5 कम होएगी, पहले वाली और 10 कम होएगी। तो अब मुझे सिर्फ इन दो क्लास को कंपेयर करना है कि +5 वाले 15 बंदे हैं, -5 वाले 14 बंदे हैं, तो एक बंदा एक्स्ट्रा है यहाँ पर। यहाँ के 14 बंदों से यहाँ के 14 बंदे कट जाएंगे, यहाँ पर एक बंदा एक्स्ट्रा है +5 वाला, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे कि भैया 5 एक्स्ट्रा आ गया, 1 × 5। अब फिर पीछे चलते हैं, +10 वाले 13 बंदे हैं, -10 वाले 11 बंदे हैं, +10 वाले 2 बंदे ज़्यादा हैं, अच्छा तो 2 × 10 तो यानी कि 20 एक्स्ट्रा आ गया अब तक अपने पास, ठीक। और ये +15 वाले हैं, -15 वाले तो है ही नहीं, तो +15 वाले 10 बंदे हैं, 150 एक्स्ट्रा आ गया। ये कितना हो गया 175, 175 एक्स्ट्रा आ गया, कितने लोगों में बटेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा टोटल बंदे कितने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले स्टाइल में निकाला करो अगर क्वेश्चन में कुछ और भी निकालना है, अदरवाइज डायरेक्टली जोड़ लो। कितने बंदे हैं भैया 25, 14 और 11 25 और 35 और 42, 52 5 57, 3 60 70 80, टोटल 80 हैं, तो इसको 80 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। 80 दूनी 160, 15/80, 5 × 15, 5 16, 2 3/16, तो प्लस में 2 3/16 कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पर मैं वैल्यू निकालने पर फोकस नहीं कर रहा, उत्तर निकालने पर फोकस नहीं कर रहा, मैं फोकस कर रहा हूँ कंसेप्ट रिवाइज कराने पर। हो गया? कैसे करना है ऐसे ही आप करोगे, कैसा भी डाटा हो कैलकुलेशन में आपको करने नहीं दूंगा, टेंशन मत, ठीक है। मीन निकालना आ गया, अब मोड और मीडियन निकालना बता देता हूँ। मोड और मीडियन निकालने के लिए आपको मॉडल क्लास और मीडियन क्लास निकालनी आनी चाहिए, तो ये बता देता हूँ। देखो मॉडल क्लास कैसे निकालोगे, तो मॉडल क्लास होती है जिस क्लास के अंदर मोड हो। कई बार बच्चे पूछते हैं सर क्या मोड मॉडल क्लास से बाहर हो सकता है, नहीं। क्या मीडियन क्लास से बाहर होगी, नहीं, वो उसी के अंदर होगी, इसलिए इनको मॉडल क्लास और मीडियन क्लास बोल रहे हैं। ओके, तो मॉडल क्लास क्या होगी, जिसके अंदर मोड हो, तो उसके लिए डाटा देखते हैं। देखो 100 से 105 वाले 11 बच्चे हैं, 105 से 110 वाले 14 बच्चे हैं। मोड क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आई हो। 110 से 115 हाइट वाले 17 बच्चे हैं, यानी कि 17, यानी कि ये वाली क्लास है, इसके अंदर मोड है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की है। 110 से 115 वाली क्लास मॉडल क्लास है। क्लियर है? अब मैं आपको मीडियन क्लास निकालने बताता हूँ जिसके अंदर मीडियन है। तो इसके लिए हमें मीडियन क्या होती है, देखो मान लो आप एग्जाम में भूल जाओ, तो जिस हिसाब से मैंने आपके बेसिक तैयार करवाया है, मीडियन क्या होती है, अगर सारे डाटा को लाइन में लगाऊंगा, पोजिशनल एवरेज, बीच में क्या आया है, बीच में कौन खड़ा है, ठीक है। तो 11 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं, 17 बच्चे हैं, अगर मैं इनको लाइन में खड़ा करूं तो देखो 100 से 105 वाले 11 बच्चे हो गए, हाँ जी। 105 से 110 वाले 14 बच्चे हो गए, तो यहां तक कितने बच्चे हो गए, यहां तक 25 बच्चे हो गए, यहां तक 25 बच्चे लाइन में खड़े हैं। पहले 11 बच्चे लाइन में खड़े हैं, फिर ये 14 बच्चे इस वाले हैं, फिर ये लाइन में खड़े हैं, फिर 17 बच्चे और आ गए, तो जोड़ दो इनको, कितने हो गए 30 और 12, यहां तक 42 बच्चे हैं। कुछ बच्चे और आ गए ना 17, यहाँ तक 42 बच्चे हैं, यहाँ तक 42 और इसमें जोड़ोगे तो 57 बच्चे हैं, यहाँ तक 70 बच्चे हैं, यहाँ तक टोटल 80 बच्चे हैं लाइन के एंड तक, ठीक है। तो जैसे ही आपने 80 देखा तो 80/2 40, यानी कि 40th + 41st एवरेज। 40 और 41 पेपर कौन से बच्चे खड़े हैं, तो देखो यहाँ तक 42 बच्चे खड़े हैं, यानी कि जो 41वां बच्चा है वो इससे जस्ट पहला होगा और 40वां उससे जस्ट पहला होगा। तो 25 बच्चों के बाद आगे के 17 बच्चों की सबकी हाइट यही है, इसी क्लास के अंदर है। मेरी बात समझ रहे हो? 11 बच्चे हैं इस क्लास वाले, उसके बाद अगले 14 बच्चे हैं इस क्लास वाले, उसके बाद अगले 17 बच्चे हैं इस क्लास वाले, तो यहाँ तक 42 बच्चे हो गए। तो जो 40वां और 41वां इसी क्लास के बच्चे होंगे, यानी कि यहीं पर हैं वो। तो मीडियन क्लास क्या हो गई, ये वाली 110 से 115, ये भी क्या हो गई 110 से 115, मध्य का वर्ग। बड़े ही प्यार से समझा रहा हूँ QRP होने के बावजूद। क्लियर है मेरे भाई? अब हमें निकालना है मीडियन और मोड, तो इसके लिए हमें फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। अगर ग्रुप्ड डाटा हो
और वो भी क्लास इंटर वाला हो, तो फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। रटने के लिए ईजीएस्ट वे बताए थे। तो देखो जी, मीडियन कैसे आएगी, एल, एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो है ये वाली है हमारी, इसकी लोअर लिमिट यानी कि 110 प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी, प्रीसीडिंग क्लास की, ठीक है। ये n/2 यानी कि n है 80 बंदे हैं, तो 80 में से दोगे 40, 40 माइनस, अब देखो कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है पहले वाली क्लास की है। तो मेरे दोस्त अगर इसी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को घटाओगे 42, तो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए आप, ठीक है। तो पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 25 बटे में फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 17, गुणा में हाइट, हाइट यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है 5 का, गुणा में 5, खत्म। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। अब मोड अगर निकालना है तो हमेशा एल प्लस होता है, हमेशा लोअर क्लास प्लस होता है, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस, ताकि इसी क्लास के अंदर उत्तर आए। तो 110 यही अपनी मॉडल क्लास है, प्लस। अब इसको ध्यान से देखना, F1 क्या है, F1 है जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F1, F0 है इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, F2 है इससे अगले वाले की फ्रीक्वेंसी। तो आपको F1 माइनस F0 इन दोनों के बीच का उत्तर इन दोनों के बीच का अंतर निकालना होता है, डिफरेंस इन दोनों के बीच का 3 है, इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर निकालना है, F1 माइनस F2। तो नीचे ये जो लिखा है ना, इसको ऐसे समझना, ये लिखा हुआ है F1 माइनस F2 प्लस में F1 माइनस F0। ध्यान से देखोगे तो कि F1 का F2 के साथ जो अंतर है वो, और F1 का F0 के साथ जो अंतर है वो, ठीक है, वही नीचे लिखा हुआ है। इसको ऐसे देखो, ऐसे मत रटो इस फॉर्मूले को, पहले ही बताया मैंने। तो सिंपली क्या है, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वैसे तो, तभी तो वो मॉडल क्लास है। तो उसका अगली वाली के साथ अंतर देखो, उसका पीछे वाली के साथ अंतर देखो, और जो पीछे वाली का अंतर है जो 3 है, 3 बटे में 3 प्लस 2 कर दो, पीछे वाली के अंतर को F1 माइनस F0, 3 बटे में 3 प्लस 2 कर दो 5, और गुणा में कर दो हाइट। याद करने का सबसे इजी तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक, क्लियर है। तो बस यही है स्टैटिस्टिक्स में। एक और चीज बची है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूले कई हैं अपने उसके अंदर, मैथ्स के अंदर, मैथ्स में, साइंस में। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो है कि जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, एक्सपीरियंस के बेस पर ये ऑब्जर्व किया गया है, ये एक ऑब्जर्व्ड फॉर्मूला है, तो ये प्रूव नहीं किया जा सकता, और ये हर एक क्वेश्चन के अंदर स्टिक भी नहीं बैठेगा, ठीक भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा डाटा हो तो ये ठीक ठाक आ जाता है, बहुत ज़्यादा करोड़ों का डाटा हो तो ऐसे माना जाता है। तो क्या है, आप ऐसे कोई क्वेश्चन खुद करोगे ऐसा, उसके अंदर ये लगा कर देखोगे, फॉर्मूला ठीक बैठेगा ही नहीं। तो सर फिर ये गलत है क्या फॉर्मूला? गलत नहीं है। जब एग्जामिनर आपको इन 3 में से कोई भी 2 दे के 1 पूछ ले तो आप ये लगाओगे, ठीक। डेटा को चेक बेशक इससे मत करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, मैंने नहीं बनाया, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड फॉर्मूला नहीं है, तो मैथमेटिशियंस हैं उनके एक्सपीरियंस के बेस्ड पे फॉर्मूला है, ठीक है, एग्जाम के सिलेबस में है, टेंशन मत लेना। ओके, तो इसको याद कैसे रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि भैया एक मूवी आई थी, अगर आपको ध्यान हो, संजय दत्त की थी, मेरे को पता नहीं है कौन सी थी, मास्टर मदन था उसमें एक बंदा, मास्टर मदन मुझसे गलती हो गई, ऐसे उस मूवी में बोलते थे वो। तो मदन कैसे बनेगा, मदन बनेगा, कैसे बनेगा बताओ, एक तो एम डी प्लस एम डी प्लस एन में अगर मैं m कॉमन ले लूं तो यहां पर d बच जाएगा, यहां पर n बच जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मदन। तो एम डी प्लस एम एन इज इक्वल टू मदन, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। तो ये है मोड। अब कई बच्चों को लगा सर ये तो मीडियन है, नहीं, मीडियन तो मीडियन एम डी एन से रिप्रेजेंट होगी, मोड एम डी से, एम एन से मीन, मतलब बिल्कुल भी भूलने के चांस नहीं है अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो जो मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद 1 2 3 कर देना है, एम डी प्लस एम एन इज इक्वल टू मदन, राइट साइड पर मदन को लिखना है, फिर लिखना है 1
2 और 3। 1 मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है। और बुक्स में आपको ऐसे मिलेंगे कि इसी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ देंगे कि 3 मीडियन माइनस मोड बटे में 2 इज इक्वल टू मीन। मैंने क्या किया, मोड को उधर भेज दिया, माइनस में मोड गया, इस 2 को नीचे भेज दिया। ऐसे अजीब अजीब तरीके से देंगे उनको, मतलब तो वो सेम ही चीज़ है, जहाँ पर भी इन तीनों का फॉर्मूला मिलेगा वो यही चीज़ है, इसी को अलग वे से रिप्रेजेंट किया गया, तो सिर्फ ऐसे याद कर लो, ठीक, क्लियर है। देखो इसके आगे और कुछ नहीं है स्टेटिस्टिक्स में। तो अब क्या करें, अब एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या मामला है। देखो ये आपको दिख रहा है, दिख ही रहा है शायद। ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको अनग्रुप्ड डाटा करवाया। अनग्रुप्ड डाटा के अंदर मैंने आपको सिर्फ ये एक स्लाइड करवाई, इसके ऊपर सब कुछ आ जाता है, मीन मीडियन मोड रेंज मीन डेविएशन, ये सब कुछ मैंने आपको करवाया, ठीक है, इसी चीज़ को निकालने के। फिर उसके बाद मैंने आपको करवाया ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा में मैंने 2 तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करना बताया कि भैया एक तो ग्रुप्ड डाटा में ऐसे क्लास इंटरवल नहीं होंगे और एक में क्लास इंटरवल होंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बार ग्राफ, क्या हो गया इसको, बार ग्राफ और टेबुलर फॉर्म नहीं बोल रहा, कहीं इसको मिसअंडरस्टैंड कर जाओ। मेन बात है कि 61 इसको भी बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। क्या पंगा हो गया ये, ऑफ ही कर दूंगा। टेक्नोलॉजी कई बार सिर दर्द बन जाती है। देखो तो इसको भी बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 61 हाइट वाले इतने बंदे, 64 हाइट वाले इतने बंदे, 67 हाइट वाले इतने बंदे। जो डाटा टेबल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो पाई चार्ट में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो इसके अंदर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बात है कि क्लास इंटरवल है कि नहीं, ये सोचना। तो इसमें 2 डाटा थे, विदाउट क्लास इंटरवल, विद क्लास इंटरवल। विदाउट क्लास इंटरवल में मीन मीडियन मोड निकालना आपको बता दिया। विद क्लास इंटरवल में भी मीन मीडियन मोड निकालना आपको मैंने बताया है, मीन मीडियन मोड, ठीक है। हाँ, बस मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है, तो सिर्फ ये भी पूछ लिया जाता है। मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास भी निकालनी पड़ती है, तो ये भी पूछ ली जाती है कि मॉडल क्लास क्या है। और बस एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, दैट्स इट, खत्म, ठीक है भाई। तो दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।